हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, वन्य प्राणी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, देखिए एनसीईआरटी स्टोरी से ही स्टार्ट करता है, तो आइए हम देखते हैं थोड़ा जूम करके। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? बिल्कुल आपने देखा है। क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। थोड़ा इसका ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेती हूँ, कम है ना। हाँ, भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। देखिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया ना, लगभग एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन लगभग, जैसे बुक पहले छप जाए और कभी आप बाद में पढ़ो तो आगे पीछे होता रहता है डेटा, लेकिन जो लगभग लगा है ना, लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। ठीक है, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। आप शैवाल तो जानते होंगे ना, जो पत्थरों पर बारिश के मौसम में ज़मीन पर भी काई लग जाती है हरे कलर की। ठीक, उसी को बोलते हैं शैवाल। शैवाल तो समुद्र या नदियों में होता है। एल्गी, कवक, फंजाई काई की तरह होता है, हरा हरा। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में काई बोला जाता है, ग्रीन कलर का होता है। एल्गी, इसको एल्गी भी बोलते हैं, तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। जैसे बारिश के मौसम में कभी हवाओं के द्वारा, कभी पशु पक्षियों के द्वारा, कभी मानव द्वारा कुछ, जैसे आपने आम खा के उसकी गुठली जो है फेंक दिया, ये मानव जनित हो सकता है। ये पशु पक्षियों द्वारा किसी फल को खाया और वहाँ पे जाके उन्होंने, मान लो उस बीज के थ्रू, उनके थ्रू वो बीज वहाँ पे पहुँच गया, या जानवरों के थ्रू। ठीक, अगर जानवर खा रहे हैं तो उनके गोबर के थ्रू बीज वहाँ तक पहुँच गया, या फिर बकरियों के थ्रू किसी भी जानवर, पशु पक्षी, मानव और हवाओं के द्वारा भी कभी कभी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और जब बरसात होता है तब ये पौधे के रूप में उग जाते हैं। तो दिया है ना कि भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अक्षत वनस्पति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो। अक्षत वनस्पति क्या होता है, क्वेश्चन दे देगा और 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो अक्षत वनस्पति उसे कहते हैं जो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, देखो इसी को प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं, इसी को अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 2-3 देगा और उसमें से आपको छांटना होगा कि अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि
कृत फसलें, फल, बागान, वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह वनस्पति क्या, देखिए क्या आप जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अगर इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से फैक्ट उठा के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो। ये फैक्ट बहुत ही ध्यान से पढ़िए और याद भी रखिए फैक्ट्स को। फैक्ट से ही मिलकर स्टेटमेंट भी बनते हैं। फैक्ट बिना डाले आप आंसर राइटिंग भी नहीं कर सकते हो, तो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं, ठीक। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है? ये क्वेश्चन है आपसे, आप बताओ क्या पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थल में, तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है, ठीक। तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक डेटा दिया हुआ है, सारणी दी हुई है। देखिए इसमें क्या है। वनस्पति खंडों में के तापमान की विशेषताएं। वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। देखिए वनस्पति खंड उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। औसत उष्ण में क्या है? औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेल्सियस में है। वार्षिक तापमान 24 डिग्री से अधिक होता है। जनवरी में औसत तापमान डिग्री में 18 डिग्री से अधिक होता है। टिप्पणी, कोई पाला नहीं। इस समय उष्ण यहाँ पे कोई पाला नहीं पड़ता। उपोष्ण 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस।
जनवरी में औसत तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस, पाला कभी कभी। शीतोष्ण 7 सेल्सियस से 17 सेल्सियस डिग्री तक माइनस में चला जाता है, कभी पाला कभी बर्फ पड़ती है। और अल्पाइन में 60 सेंटीग्रेड सेल्सियस डिग्री तक से कम, -1 डिग्री सेल्सियस से भी, और यहाँ पे बर्फ होती है। माइनस में टेम्परेचर जब चला जाता है, ठीक, तो माइनस में जहाँ टेम्परेचर होता है, बर्फ जमी होती है, वहाँ पे अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 7 से 17 डिग्री सेल्सियस होता है शीतोष्ण, 17 से 24 होता है तो उपोष्ण, और 24 से अधिक होता है तो उष्ण होती है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें वनस्पति में सूर्य के प्रकाश का क्या रोल होता है, आइए ये देखते हैं कैसे प्रभावित करते हैं वनस्पति को सूर्य का प्रकाश कैसे प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। देखो सूर्य का प्रकाश जो है उस सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक, आइए ये देखते हैं, एक फैक्ट दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। क्या पूछा है इसमें, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। इसका रीज़न क्या है, दक्षिण में ज़्यादा है, उत्तर में कम है सघन। वर्षण, भारत में देखिए यहाँ पे जो ये दिया है ना, हिमालय पर्वत में ढलान, यहाँ पे जो है शंकुधारी वन होते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है परतदार होती है और गहरी होती है, इसलिए दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा घने वृक्ष होते हैं, उत्तरी पे कम होते हैं। ठीक, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। वो तो साधारण सी बात है कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वन ज़्यादा होंगे, जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पे वन कम होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्ञात कीजिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। यही उदाहरण है, जैसे हिमालय के बारे में दिया, सेम वही है। ठीक, क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योग के आधार तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र, कृषि के लिए भारतीय प्राकृतिक वनस्पति के कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। परियोजना कार्य अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ।
उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। ठीक। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। परियोजना कार्य। दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और ऐसा क्यों है? एक सारणी दी होगी नीचे, अभी दिखाएंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इसी को ढूंढना। किस राज्य में वनों की क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और ऐसा क्यों है? ठीक, आइए देखते हैं आगे। क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 21.05% है, लेकिन ये वर्तमान में बढ़ चुका है। ठीक। पारिस्थितिक तंत्र। अभी एक रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट से रिलेटेड, जहाँ की असम में सबसे ज़्यादा जंगल संख्या और वृक्षों की संख्या कम हुई है, क्योंकि पहले नॉर्थ ईस्ट में विकास के कार्य नहीं होते थे, कम होते थे, लेकिन इस समय विकास के कार्य जैसे सड़क, रेल, रोड आदि बन रहे हैं। इसकी वजह से पौधों की कटाई, पेड़ों की कटाई हो रही है। इस वजह से असम में सबसे ज़्यादा वृक्षों की कमी हुई है, जंगलों की कमी हुई है। ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अभी 2024 में। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति। देखिए, ये अभी वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसी का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम सबसे ज़्यादा जंगल प्रतिशत में कहाँ है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। तो राज्य में है अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक है, और सबसे कम है पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे कम है दमन और दीव, यही है यूनियन टेरिटरी। ठीक। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 2013-14 की। सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे कम है जो यूनियन टेरिटरी है दमन और दीव। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, देखो ये चाहे मनुष्य हो या पादप हो या फिर पशु पक्षी जीव हो, सब डिपेंड करता है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। जहाँ का जैसा पर्यावरण होगा वहाँ के लोग, वहाँ के पशु पक्षी उसके अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। चाहो न चाहो हम इंसान भी उसी का भाग हैं। ठीक है, मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, आइए देखते हैं।
मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहते हैं। प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम या बायोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए, यह है अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। कितने प्रकार की वनस्पति हैं? 1 2 3 4 5। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ हैं, पर्वतीय वन है और मैंग्रोव वन है। देखिए, उष्णकटिबंधीय स्थल परत, ये एक चित्र दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। ठीक, ये देखिए इतने घने होते हैं। पूरा चित्र दिया गया है। ये देखिए छोटे होते हैं, इनके नीचे घने पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं 5 मीटर, फिर नवीन वृक्ष होते हैं उससे ऊपर 20 मीटर, वितान परत 40 मीटर। ठीक, ये सदाबहार वन दिए गए हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति भारत में कहाँ सबसे अधिक है। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो डार्क कलर है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, फिर पर्वतीय वन है, फिर मैंग्रोव है, फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। ठीक, तो आइए देखते हैं कहाँ पे हैं। तो ये हो गया पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा छोड़कर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ भाग है इसमें। ठीक, और इधर हो गया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में तो पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। ठीक, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, तमिलनाडु का कुछ भाग हो गया, कर्नाटका का कुछ भाग हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ भाग हो गया। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्वतीय वन कहाँ है? जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। और पर्वतीय वन कहाँ पे है? बस यही है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। उसके बाद मैंग्रोव वन कहाँ है? ये है सुंदरवन डेल्टा, तो यहाँ पे मैंग्रोव वन है। और यहाँ कोलेरू झील और चिल्का लेक के पास भी कुछ डेल्टा हैं जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ है? मरुस्थल, राजस्थान, गुजरात और ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका का कुछ क्षेत्र जहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं।
चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं तथा यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर या हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आगे देखते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। आप जैसा कि अभी आपने मानचित्र में देखा भी है। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रैवर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली, देखिए इसमें दिया है पर्णपाती वन, ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन वृक्षों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक, ये देखो कटीले वन और झाड़ियाँ, ये मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, रेतीला होता है थोड़ा। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, आपने मानचित्र देखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी, कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः
चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में जिस प्रकार देखिए वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की देखिए ये है पर्वतीय वन। ठीक, दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन तथा बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। आगे चलते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन देखिए, मैंग्रोव वन का चित्र है। ये सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंग्रोव वन खारे पानी में उगने वाला ये वनस्पति होती है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अदर डेटा पढ़ते हैं। नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व अंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। बहुत ही खतरनाक जंगल होते हैं। इसके बाद वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% हैं।
यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक तथा केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं एवं सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। आइए देखते हैं इसके जो डेटा दिया हुआ है। देखिए, औषधीय पादप। औषधीय पादप भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायु, सारी और मूत्रवर्धन में वर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, तुलसी जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन कौन से औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके? बिल्कुल। मेडिसिनल प्लांट डॉक्टर एस.के. जैन 5वां संस्करण 1994 नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। क्रियाकलाप, क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं? अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता असमानता पाते हैं? फिर है ये, और विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्या अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? दोस्तों, थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हो गया था। तो जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता मानव जीवन को और पशु पक्षी पेड़ पौधों का जीवन हर एक जीव के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो वनस्पति हो, सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना अगर एक नहीं है तो सभी के सभी प्रभावित होंगे, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, सभी प्रभावित होते हैं। तो आइए देखते हैं वन्य प्राणी निके कहाँ पर है। देखिए, थोड़ा मैप के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। वन्य प्राणी
अभयवन, पक्षी अभयवन नेशनल पार्क। देखिए पहले देखते हैं हम वन्य प्राणी भवन कहाँ पे है, कहाँ पे हैं, कवाल, ओचरम, कवाल, अटूनगरम, फिर है बांदीपुर, मुडुमलाई, पेरियार टाइगर रिजर्व, दमपारा। उसके बाद है ऊपर देखते हैं सरिस्का, महानदी, फिर चंद्रप्रभा। ठीक, उसके बाद नेशनल पार्क है, देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, गुरुमारा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, राजगीर नेशनल पार्क है, यह है राजाजी नेशनल पार्क, दाची गांव नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर, शिवपुरी नेशनल पार्क, कान्हा, तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी, गिर, सिमलीपाल, ये सब नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क, और पक्षी अभयारण्य है ये वेदान थंगल पक्षी अभयारण्य और रंगा डिंतु पक्षी अभयारण्य। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं, दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है और फ़ैन में चला नहीं सकती, एसी मेरे पास है नहीं, इसलिए फ़ैन बंद करके चला रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं बता भी नहीं सकती। अगर आप फील कर पा रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता आप इस वीडियो तक कब पहुँचेंगे, बट मैं जिस समय बना रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए ये फैक्ट है। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया। ठीक, जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। देखिए ये एक फैक्ट है, यहाँ से इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के बना दिया जाता है और हमें नहीं पता होता, अगर हमने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों। देखिए ये एक चित्र है, ये फैक्ट भी है। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए पाए जाते हैं बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन, तो इसको जूम करते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है। इसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है।
विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। क्या? ये एक फैक्ट है, इसको याद रख सकते हो। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, कहीं भी दे सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें भी आते हैं। सॉरी, ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। ठीक, ये कुछ पेपर कटिंग का चित्र है जो जीवों के संरक्षण से संबंधित है। गवर्नमेंट ऑन सेफ वर्चुअल टास्क, वल्चर टास्क, नोड टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, बॉर्डर प्रोटेक्शन बॉडी, टाइगर्स डाइंग सेंसस confirm, CBI to probe Ranthambore tiger deaths, all know not lost tiger alive in Kunhu, rhino kills for horn, Gujarat habitat turns gull graveyard। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया है उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों को में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के संकटग्रस्त प्रजातियों की और सूचनाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं से एकत्र कीजिए। भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं। पहली बात, सबकी ड्यूटी होती है कि पशु पक्षी जानवरों के लिए अपने भावनाओं को, उनके प्रति आदर और उनके संरक्षण का कर्तव्य होता है। मानव जीवन का हर एक मनुष्य का, शायद मनुष्यों को इसीलिए बनाया गया है कि वो अपने पशु पक्षी जीव जगत वनस्पतियों का संरक्षण कर सकें। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा कर्तव्य है। हम मानव जीवन का जो हमें प्राप्त हुआ है भाग्य कि हमें मानवीय जीवन प्राप्त हुआ है। ठीक, प्रवासी पक्षी के बारे में पढ़िए। आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए, ये हैं प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या से यहाँ आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कक्ष का रन है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलता है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं, बहुत ही कीमती धरोहर है। ऐसे ही संगम क्षेत्र में जब नहावन का मौसम होता है वहाँ पर भी बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। चाहे वह आप कभी नौका विहार करें संगम में आके, तो आप देखें बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। बहुत से होते हैं प्रवासी पक्षी आते हैं, आप उनको दाना डालिए, आपके हाथों के पास आ जाएंगे। वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वो, और यह दिखाता है कि प्रेम, चाहे वो पशु पक्षी से हो, किसी से भी हो, अगर आप अच्छे से व्यवहार करोगे ना तो वो आपके पास बिना बुलाए ही आएंगे, वो आपसे जुड़ेंगे और आप भी उनसे जुड़ेंगे। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी हैं। यानी खाने योग्य पौधों के निचय से हमने बहुत से औषधि पौधों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं।
जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। 14 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र हैं। 14 कौन कौन से? सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा। अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अच्चन, कमर, अमरकंटक, ठीक, मानस, ये सारे 14 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र हैं। ग्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सुंदरवन, मंदार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं संरक्षण हेतु। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। नवासी नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आइए रिव्यू करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हमने यहाँ से शुरू किया एक स्टोरी से, फिर हम वन्य प्राणियों और वनस्पति पर प्रभाव क्या होता है, धरातल का, भूभाग का, मृदा का, जलवायु का, इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और देशज और विदेशज पौधे क्या होते हैं हमने देखा, तापमान का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश का वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है,
और हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों होती है। ठीक है, वर्षण का वनस्पति पर क्या प्रभाव होता है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों होती है। फिर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखा हमने 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल 21.5% है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ पे ज़्यादा वन होता है और किस संघराज्य क्षेत्र में कम वन होते हैं। हमने पढ़ा वनस्पतियों के कितने प्रकार होते हैं, तो वनस्पतियों के 5 प्रकार हमने देखे। उसके बाद हमने ये मानचित्र देखा, वनस्पतियों का वितरण देखा। उसके बाद हमने देखा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ देखा। उसके बाद पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन देखा हमने। औषधीय पादप के बारे में जाना, वन्य प्राणी के बारे में जाना, और ये मानचित्र देखा। नेशनल पार्क हमने देखा, पक्षी अभयारण्य देखा कहाँ पे है। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखा, जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ। फिर हमने ये फैक्ट देखे, हम नेक्स्ट चैप्टर में चले गए। ये है नेक्स्ट चैप्टर, अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा प्रवासी पक्षी के बारे में पढ़ा। फिर 14 जीव मंडल निश्चय हमने देखा। फिर आरक्षित क्षेत्र 14 हैं, हमने वो देखा। फिर संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में देखा। कितने नेशनल पार्क हैं, 89 नेशनल पार्क हैं, 490 वन्य जीव अभयारण्य हैं, चिड़ियाघर हैं, राष्ट्रीय पादप और जीव संपत्ति रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन इससे संबंधित, और प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप आंसर राइटिंग की तरह ले सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं इन क्वेश्चनों का। आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होता जाएगा साथ साथ में। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये आपको फैक्चुअल जो ऐड होती हैं वो करने में मदद करेंगे। अगर आप अभी यहाँ पे लिख लोगे तो आपका प्रैक्टिस भी साथ में होता जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एसे राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो वैकल्पिक प्रश्न, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। ठीक है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है। भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपने बहुत ही आई होप आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, तो आप इनका आंसर अच्छे से देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, संक्षिप्त उत्तर वाली, इसका आंसर आप कॉपी पे लिख कर दे सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दो। कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में अंतर बताइए। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत, सदाबहार और पर्णपाती वन। भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए। अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। भारत वनस्पति जगत प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। और आपको मानचित्र में इसको शो करना है। आप भारत का मानचित्र लीजिए और उसमें शो करना है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती, 2 जीवमंडल निचय भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आपको उसमें लिखना है। और ये है परियोजना कार्य। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनसंख्या। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और चैप्टर भी काफ़ी लंबा था, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा ताकि चैनल ग्रो हो सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।